हेलो दोस्तों, सूरज जी एस्पायरेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम दृष्टि करंट अफेयर पढ़ रहे थे, ठीक है। और हम वैज्ञानिक परिदृश्य के तहत हमने पहले 2 वीडियो बनाकर अपलोड कर दी थी। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट, अद्यतन पर्यावरण विज्ञान, ठीक है, अपडेटेड इन्वायरमेंट साइंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें स्मॉग टावर, ठीक है। 7 दिसंबर 2021 को नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आनंद विहार, नई दिल्ली में भारत के पहले क्रियाशील स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो है स्मॉग टावर, ये नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 7 सितंबर 2021 को आनंद विहार, नई दिल्ली में जो है भारत के पहले क्रियाशील स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है, भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ पर है, वो है आनंद विहार, नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं, नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय जो था वो था स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह, ठीक है। तो दोस्तों, नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो यहाँ पर बताया गया है वो थीम जो था वो स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्मॉग टावर क्या होता है, इसमें ये बताया गया है। तो स्मॉग टावर क्या होती है, एक संरचना होती है जो एयर प्यूरीफायर के रूप में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु निर्मित किया जाता है, ठीक है। तो स्मॉग टावर जो होता है वो एयर प्यूरीफायर के लिए लगाया जाता है, ठीक है। आनंद विहार स्थित 20 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला स्मॉग टावर डाउन ड्राफ्ट प्रकार का है, अर्थात प्रदूषित हवा टावर के ऊपरी भाग में प्रवेश करती है तथा निचले भाग से साफ हवा बाहर निकल आती है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो है डाउन ड्राफ्ट टेक्निक पर आधारित है, जिसमें क्या होगा, स्मोक टावर के ऊपर वाले पोर्शन पे जो है, जो हमारी CO2 से रिलेटेड या जो भी हमारे पोल्यूटेंट है वो इसमें प्रवेश करेगी। और यहाँ पर जो इसमें षड्यंत्र में आपकी पंखुड़ी लगी रहेगी जो उसे जो है क्लीन करके यहाँ से उसे साफ वायु को निकाल देगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, टावर का निर्माण परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में NBCC इंडिया लिमिटेड के साथ टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसी अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत गैर प्राप्ति शहरों नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्रण नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ध्यान रखना है, ये प्रण जो पोर्टल है ये स्वच्छ वायु के लिए बनाया गया है, ठीक है। अगर अन्य स्मॉग टावर की बात करें तो 7 सितंबर को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्मॉग टावर लगाया गया था और 23 अगस्त को जो है स्मॉग टावर का उद्घाटन कनॉट प्लेस नई दिल्ली में किया गया था। यानी कि कनॉट प्लेस में भी है और चंडीगढ़ में भी है और पहला जो है वो आनंद विहार में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पराग कैलेंडर। तो दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER और पंजाब विश्वविद्यालय ने चंडीगढ़ के एक पराग कैलेंडर का विकसित किया है। तो ध्यान रखना है, ये पराग कैलेंडर जो है ये पंजाब के लिए, चंडीगढ़ के लिए विकसित किया गया है, ठीक है। और ये है क्या, इसे हम बता देते हैं। तो पराग कैलेंडर को लगभग 2 वर्षों तक हवाई वायुजनित पराग और इसके मौसमी बदलावों का अध्ययन करने हेतु जो है बनाया गया है। पराग कैलेंडर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हवाई वायुजनित परागणों की समय गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, परागकण नर जैविक संरचनाएं हैं जिसकी निषेचन में प्रमुख भूमिका होती है, किंतु श्वसन के समय शरीर के अंदर प्रवेश कर एलर्जी का कारण बनते हैं, ठीक है। तो ये जो परागण कण होते हैं ये इससे जो है श्वसन क्रिया के द्वारा जो है ये जब हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर जो एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं। हवा में तैरने वाले परागकण श्वसन पथ संक्रमण एवं नासो ब्रोंकियल्स एलर्जी का कारण बन जाते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए जो है भारत ने लगभग 20 से 30% आबादी जो है एलर्जिक राइनोटिस हे फीवर से पीड़ित है और लगभग 15% लोगों को अस्थमा है, तो वो इसी के कारण है। ठीक है। पराग एक प्रमुख बाह्य वायुजन्य एलिर्जेन है जो एलर्जिक राइनोटिस और त्वचा में खुजली एवं सूजन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व। ठीक है। तो दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है। तो पहला डुडोंग जो संरक्षण रिजर्व है वो तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा है। और ये कहाँ पर रहेगा दोस्तों? ये जो है आदिरामपट्टिनम से अम्मापट्टिनम तक पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मरीन क्षेत्रों में विस्तारित रहेगा, ध्यान रखना है। तो ये जो है पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के क्षेत्रों में विस्तृत रहेगा। भारत वन्यजीव संस्थान के अनुसार डुडोंग भारत में मन्नार की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इन्हें जो है IUCN की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा जारी की जाने वाली रेड सूची में जो है सुविज्ञ वनरेबल श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसे जो है वल्नरेबल यानी कि सुविज्ञ श्रेणी में इसे रखा गया है। और डुडोंग जो है एक स्तनपायी जलीय जीव है। इसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है और प्रति वर्ष विश्व डुडोंग दिवस जो है 28 मई को बनाया जाता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है और ये पाक और मन्नार की खाड़ी में बनाया जाएगा। और भारत में जो अगर डुडोंग जिसे हम समुद्री गाय कहते हैं, ये मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है और IUCN की रेड लिस्ट में इसे सुविज्ञ घोषित किया गया है। ठीक है, और ये एक स्तनपायी जलीय जीव है। नेक्स्ट बात करते हैं सीसा युक्त पेट्रोल से वैश्विक मुक्ति। 30 अगस्त 2021 को 20 वर्ष चले लंबे अभियान के पश्चात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप ने विश्व को शीशा युक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया है। जुलाई 2021 में अल्जीरिया शीशा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला अंतिम देश बना था। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है जो शीशा युक्त पेट्रोल था उसे जो है समाप्त करने वाला अल्जीरिया जो है वो अंतिम देश बना है। उल्लेखनीय है कि शीशा युक्त पेट्रोल प्रयोग की शुरुआत वर्ष 1922 में हुई और वर्ष 1970 तक संपूर्ण विश्व शीशा युक्त पेट्रोल का प्रयोग कर रहा था। वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप ने विभिन्न देशों की सरकारों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं एवं सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ विश्व भर में शीशा मुक्त पेट्रोल के विरुद्ध स्वच्छ ईंधन एवं वाहन अभियान प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इस स्वच्छ ईंधन एवं स्वच्छ वाहन अभियान के तहत जो है शीशा युक्त पेट्रोल को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब बात आती है दोस्तों 4 नए भारतीय रामसर स्थल। 14 अगस्त 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने 4 नई आंध्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आंध्र भूमि के रूप में निर्दिष्ट किया है। इस प्रकार भारत में रामसर स्थलों की संख्या टोटल 46 हो गई है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है हमारे जो है रामसर साइट में 4 साइट जो है 4 स्थल और जुड़ गए हैं और उनकी संख्या जो है 46 हो गई है। नव निर्दिष्ट 4 स्थलों में गुजरात के 2 हैं, बंधवाना आंध्र भूमि और थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य। और इसमें जो है हरियाणा के भी जो है 2 रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, एक भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये 4 जो है रामसर स्थल जो है ये सूचित कर दिए गए हैं भारत के रामसर साइट में। अगर हम वर्तमान में विश्व भर में स्थित रामसर स्थलों की बात करें तो वो 2431 हैं। बंदवाना आंध्र भूमि की अगर हम बात करें तो ये गुजरात के बड़ोदरा ज़िले में है। ठीक है, और अगर हम बात करें बंदवाना आंध्र भूमि की तो ये 100 वर्षों से अधिक पुरानी है और इस मानव निर्मित आंध्र भूमि है
का निर्माण 1909 से 10 में तत्कालीन बड़ौदा राज्य के शासक सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने करवाया था। ठीक है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य जो है ये गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। ठीक है। अगर थोल झील की बात करें तो थोल झील मानव निर्मित है ये भी, और उथले जल यानी कि शैलो वाटर की छोटी झील है जिसमें नर्मदा नहर के साथ साथ वर्षा के माध्यम से जल एकत्र होता है। नेक्स्ट की बात करें भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, ये मानव निर्मित मीठे पानी का आर्द्रभूमि है। ठीक है। तो भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य जो है ये मीठे पानी का जो है आर्द्रभूमि है, इसका ध्यान रखना। और ये हरियाणा में स्थित सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, और यह हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। इस आर्द्रभूमि को वर्ष 1986 में संरक्षित क्षेत्र यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया था। वर्ष 2011 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसे पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, तो इसे इस हिसाब से देखा जाए तो 4 रामसर साइट हमें ध्यान रखनी है, बंदवाना, थोल और भिंडवास और आपका सुल्तानपुर। ठीक है। और टोटल जो है ये 46 हो गई हैं। इससे पूर्व 11 नवंबर 2020 को भारत के सूर सरोवर एवं लोनार झील को पुनः 23 दिसंबर 2020 को तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र लद्दाख को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। तो दोस्तों ये लिस्ट दे रखी है, ये हमें जो है देख लेनी है और आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की दृष्टि से इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट है तो वो है सुर सरोवर झील, जिसे कीटम झील भी कहते हैं, ये मानव निर्मित जलाशय है और ये आगरा जिले में स्थित है। ठीक है। और इसका नामकरण महाकवि सूरदास के नाम पर किया गया था। और दोस्तों लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र के युल्डाला जिले में स्थित है, और लोनार झील जो है भारत में स्थित एकमात्र क्रेटर झील है। ठीक है। क्रेटर झील का मतलब ये है कि जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो उसके ऊपर जो है एक गड्ढा बन जाता है जिसे क्रेटर कहते हैं, और इसमें जब पानी जमा हो जाता है तो वो क्रेटर झील बन जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इस झील का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी उच्च लवणता एवं क्षारीयता, इसका जो है पीएच मान बहुत ज़्यादा है, ये हमें ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर हम रामसर स्थल की बात करें तो ये हमें जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। अष्टमुडी आंध्र केरल में है, भीतरकनिका उड़ीसा में है, भोज आंध्र मध्य प्रदेश में है। ठीक है। ये भोज आंध्र मध्य प्रदेश में है, चंद्रताल ये हिमाचल प्रदेश में, चिल्का उड़ीसा में, दीपोर असम में है, पूर्वी कलकत्ता आंध्र पश्चिम बंगाल में, हरिके झील जो है पंजाब में है, और होरिके आंध्र जो है जम्मू कश्मीर में है। कांजली की बात करें तो पंजाब में है, केवलानंद राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, लोकटक झील मणिपुर में है, नल सरोवर गुजरात में है, पॉइंट कैलिमियर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, पोंग बांध जो है हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में है, और रोपड़ जो है पंजाब में है, और रुद्र सागर त्रिपुरा में। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। सांबर झील राजस्थान में है, और शास्ताम कोटा झील जो है केरल में है, सुंदरबन आंध्र जो है पश्चिम बंगाल में है, सुरीसर मानसर झील जो है जम्मू कश्मीर में है, तसो मोररी जो है लद्दाख में है, ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है, बेवनाद जो है केरल में है, बूलर झील की बात करें जम्मू कश्मीर में है, नादौर मधेश्वर की बात करें महाराष्ट्र में है, और केशोपुर मियानी सामुद्रिक रिजर्व की बात करें तो पंजाब में है, ब्यास संरक्षण रिजर्व की बात करें तो ये पंजाब में है, नांगल वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये पंजाब में है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है, पार्वती औरंगा पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है, समान पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है, समसूर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश में है, कावरताल बिहार में है, बिहार के बेगूसराय में है, आसन संरक्षण रिजर्व जो है उत्तराखंड में है,
सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, लोनार महाराष्ट्र में है, तो शोकर आंध्र लद्दाख में है, बदवाना आंध्र ये गुजरात में है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है रामसर साइट घोषित की गई हैं। ठीक है, और ये जो है थोल झील गुजरात में है, और भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में, और सुल्तानपुर भी हरियाणा में। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी रामसर साइट है 46। ये आपको जो है देख के या नोट करके रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं रामप्पा मंदिर और धोलावीरा को जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है, रामप्पा मंदिर और धोलावीरा को जो है विश्व धरोहर की सूची में घोषित किया गया है, शामिल कर लिया गया है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 44वीं वार्षिक बैठक 16 से 31 जुलाई को 2021 के मध्य चीन के फुजाऊ में संपन्न हुई थी। उल्लेखनीय है कि विश्व धरोहर समिति की इस बैठक में विश्व भर के 34 नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इस बैठक में जो है 34 नए स्थलों को जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इन स्थलों में की अगर हम बात करें तो 29 सांस्कृतिक हैं, 5 प्राकृतिक स्थल हैं। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 34। गौरतलब है कि इन नए स्थलों को शामिल करने के बाद विश्व के 167 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या जो है वो 1154 हो गई है, जिसमें से 897 सांस्कृतिक हैं, 218 प्राकृतिक स्थल हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी से जो है विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया गया है। तो हमें ध्यान रखना है, ब्रिटेन की जो लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी है उससे जो है ये विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया गया है इस बार। गौरतलब है कि उससे वर्ष 2004 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसी के साथ विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खोने वाला विश्व का यह तीसरा स्थल बन गया, यानी कि इससे पहले भी जो है विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया गया था। ठीक है, जो 2 अन्य है उनमें जर्मनी की ड्रेसडेन स्थित एल्ब घाटी है, और ओमान की अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारी विश्व धरोहर स्थल में जो है हमारे स्थल को शामिल किया गया है। अगर हम रामप्पा मंदिर की बात करें, ठीक है, तो रामप्पा मंदिर को जो है भारत का 39वां और तथा धोलावीरा को जो है 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। तो 40वां जो है दोस्तों वो धोलावीरा है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ भारत ने विश्व धरोहर स्थल शिलालेखों के सुपर 40 क्लब में जो है अपनी जगह बना लिए। मतलब जो विश्व धरोहर सूची में जिन देशों के 40 स्थल जो है विश्व धरोहर के रूप में सूचित किए गए हैं उसमें जो है जगह भारत की बन गई है, क्योंकि भारत के भी जो है 40 स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं। अगर भारत में विश्व धरोहर स्थल की जो सूची में शामिल हुए हैं अगर उनकी बात करें तो इनमें जो है 32 स्थल सांस्कृतिक हैं, 7 जो है प्राकृतिक हैं, और 1 स्थल जो है वो मिश्रित श्रेणी का है। मिश्रित मतलब सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों श्रेणी का है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिश्रित स्थल कौन सा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो भारत जो है सुपर क्लब 40 में शामिल हो गया है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त ये देश हैं इटली, फ्रांस, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी जो है सुपर 40 में जो है शामिल हैं। ठीक है, अब दोस्तों रामप्पा मंदिर की बात कर लें, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर कहते हैं, तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के पालमपेट गांव में स्थित है। तो हमें ध्यान रखना है, रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना में है, वो तेलंगाना के पालमपेट गांव में स्थित है। काकतीय राजवंश के शिल्प कौशल का यह एक अद्वितीय उदाहरण है। तो ये क्या है दोस्तों, ये शिल्प कौशल है एक, यानी कि शिल्प मंदिर है, कहने का मतलब ये है। इस मंदिर का निर्माण 1213 में काकतीय शासक गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र द्वारा कराया गया था। तो इसका जो है निर्माण रेचारला रुद्र द्वारा किया गया था। तो हमें केवल ये ध्यान याद रखना है कि काकतीय शासकों ने जो है रामप्पा मंदिर का निर्माण करवाया था।
40 वर्षों तक इस मंदिर के निर्माण में लगे रहे मुख्य मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर इसका नामकरण रामप्पा मंदिर रखा गया था। ठीक है, और यहाँ के स्थापित देवता जो है रामलिंगेश्वर स्वामी है, अतः इसे रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। और शिव मंदिर होने के कारण इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो इसके हमें ये नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मार्को पोलो, जो एक विदेशी यात्री था। दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा जो है कहा था रामप्पा मंदिर को। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात आती है दोस्तों धोलावीरा की। तो धोलावीरा क्या है, एक हड़प्पा कालीन शहर है जो विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया है और विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा भारत का पहला स्थल है। ठीक है, तो ये जो है भारत का पहला स्थल है। इससे पहले जो है पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो को प्रथम हड़प्पा स्थल है, जिसे वर्ष 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो सबसे जो पहला अगर हम स्थल की बात करें तो वो है हड़प्पा स्थल। ठीक है, मोहनजोदड़ो के अगर स्थल की हम बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें धोलावीरा की, तो दोस्तों धोलावीरा क्या है, शानदार सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, और यह कच्छ के महान रण ग्रेट रन ऑफ कच्छ में स्थित है और कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। गुजरात में स्थित अन्य विश्व धरोहर स्थल की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर है और चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क है और रानी की बाव है। ठीक है, विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक के दौरान ही रोमानिया के रोसिया मोंटाना माइनिंग लैंडस्केप को विश्व धरोहर सूची के साथ साथ संकटग्रस्त वैश्विक धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसमें जो है रोमानिया का रोशियो मोंटाना माइनिंग लैंडस्केप को विश्व धरोहर सूची के साथ साथ संकटग्रस्त वैश्विक धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, वर्तमान में संकटग्रस्त वैश्विक धरोहर की सूची में कुल 52 स्थल शामिल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता। ठीक है, तो CA और TS क्या है ये हम नेक्स्ट नीचे बताएंगे अभी। ठीक है, अभी आप CATS का जो है ध्यान रखना है। CATS एक्चुअली क्या है, ये जो बाघ अभ्यारण्य है उनकी कंजर्वेशन से रिलेटेड एक हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है। ठीक है, 29 जुलाई 2021 को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्कृष्ट बाघ संरक्षण प्रयासों हेतु भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान कर दी गई है। भारत के जिन 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान की गई है उनका विवरण जो है इस प्रकार है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट भी है। ये हमारे बाघ अभ्यारण्य है, मानस काजीरंगा ओरंग ये असम में है, सतपुड़ा कान्हा पन्ना मध्य प्रदेश में है, पेंच महाराष्ट्र में है, वाल्मीकि बिहार में है, ध्यान रखना है, दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, परविंकुलम जो है केरल में है, मुद्दुमलाई अन्नामलाई तमिलनाडु में है और बांदीपुर ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये जो है 14 बाघ अभ्यारण्य CATS की मान्यता से मिल गई है। इन 14 बाघ अभ्यारण्यों से पूर्व भारत के 3 अन्य स्थलों को भी CATS की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। 3 स्थल कौन कौन से हैं, लैंसडाउन वन प्रभाग उत्तराखंड है, रामनगर वन प्रभाग उत्तराखंड है और 24 परगना ये वन प्रभाग जो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान एवं शिखोते अनिल राष्ट्रीय उद्यान जो रूस का है को भी CATS की मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना चितवन जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है नेपाल में है और शिखोते अलिन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये रूस में है, इन्हें भी CATS की मान्यता प्राप्त हो गई है। ठीक है, अगर हम बात करें 13 टाइगर रेंज देश कौन कौन से हैं तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, रूस,
और लाओस। ठीक है, ये जो है टाइगर रेंज देश हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मगरमच्छ संरक्षण। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। 29 अगस्त 2021 को केंद्रपाड़ा उड़ीसा में है जो देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां देश में पाए जाने वाली मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, केंद्रपाड़ा के वन अधिकारियों ने पैका नदी में एक जीवित शिशु घड़ियाल का पता लगाया है। उल्लेखनीय है कि भारत में जो है मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, घड़ियाल, मगर और मगरमच्छ। ठीक है, अब दोस्तों CATS की बात आगे हो रही थी जब हम बाघ अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं। तो क्या है ये? कंजर्वेशन असोर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। बाघ संरक्षण में संलग्न किसी क्षेत्र स्थल के लिए एक स्वैच्छिक एवं स्वतंत्र योजना है। वास्तव में यह एक ऐसा वैश्विक रूप से स्वीकार्य संरक्षण साधन है जो बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानक निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों मानक निर्धारण के लिए है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य उनके लिए मानक तय करता है। और 13 टाइगर जो रेंज देश हैं कि बाघ संरक्षण हेतु संरक्षण क्षेत्रों में प्रबंधन की प्रभावकारिता यानी कि इफेक्टिवनेस में सुधार हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों को प्रोत्साहन ये प्रदान करता है। ठीक है, CATS को आधिकारिक रूप से वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। बाघ संरक्षण क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन हेतु इसे 7 स्तंभों पिलर्स, जो 7 हमारे पिलर्स हैं, एवं 17 तत्वों, जो 17 एलिमेंट्स हैं, में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, CATS वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने के वैश्विक लक्ष्य को का जो है इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में 13 में से 7 टाइगर रेंज देश यथा बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, मलेशिया, नेपाल, रूस द्वारा CATS योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो CATS का जो है लक्ष्य है वो 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डीप ओशन मिशन। ठीक है दोस्तों, डीप ओशन मिशन जो है उसे जो मंजूरी मिल गई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जो इसे मंजूरी दे दी गई है। और ये जो है 2021 से 26 के लिए चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा, यानी कि 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है ये लागू किया जाएगा। ठीक है, और इसका पहला चरण जो 3 वर्षों के लिए है, 2021 से 24 के लिए। दोस्तों डीप ओशन मिशन क्या है? जो समुद्र के नीचे जो है जो मेटेलिक मॉड्यूल होते हैं, नोड्यूल, यानी कि बहुत जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए खनिज होते हैं, उनके अन्वेषण के लिए जो है ये मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, डीप ओशन मिशन एक मंत्री स्तरीय बहुविषयीय कार्यक्रम है। डीप ओशन मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस मिशन का प्रस्ताव जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया था, जो इस मिशन के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें 3 व्यक्तियों को जो है समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने हेतु एक मानवयुक्त पनडुब्बी बनाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारत उन चुनिंदा देशों में जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस, जापान, रूस तथा चीन ही ऐसी प्रौद्योगिकी से लैस है, उनमें शामिल हो गया है। और इसके अंतर्गत जो है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का लक्ष्य $100 बिलियन से अधिक की ब्लू इकोनॉमी का जो है प्राप्त करना है। डीप ओशन मिशन भारतीय अंतरिक्ष मिशन अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से संचालित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 और 2030 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो 2021 और 2030 का जो दशक है वो सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक है, इसे घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। और 2019 में प्रतिपादित भारत सरकार के विजन न्यू इंडिया 2030 में भी ब्लू इकोनॉमी की समृद्धि के 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक माना गया है। तो दोस्तों न्यू इंडिया जो भारत का एक विजन है, एक डॉक्यूमेंट है, उसके 10 क्षेत्रों में से ब्लू इकोनॉमी की समृद्धि को भी शामिल किया गया है। ठीक है,
तो ये जो है भारत की न्यू इंडिया पॉलिसी से संबंधित भी है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल ओशन। 29 दिसंबर 2020 को महासागर डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल ओशन है। ठीक है, महासागर डेटा प्रबंधन के लिए, और इसे जो है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं UNFF16 यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये 16 है। तो दोस्तों इसके तहत जो है हमें यहाँ पर जो है मेन पॉइंट देखने हैं, क्योंकि अगर हम एक एक पॉइंट देखेंगे तो ये जो है बहुत ज़्यादा फैक्चुअल भी हो जाएगा और बर्डन से युक्त भी हो जाएगा, तो हमें जो है इसका ध्यान रखना है। तो वनों के संरक्षण हेतु रणनीतिक योजना 2017 से 30, यूएन स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 से 2030 की प्रगति की समीक्षा के लिए जो है UNFF16 के दौरान की गई। मतलब क्या है दोस्तों, इसमें जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र है उसकी रणनीतिक योजना थी, स्ट्रैटेजिक प्लान था कि 2017 से 2030 तक जो है 3% वनों की जो है वृद्धि की जाए। तो इसी की समीक्षा के लिए जो है वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का 16वां सत्र जो है ये किया गया था। ठीक है, UN फोरम ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये है। और वनों हेतु संरक्षण, वनों हेतु संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017-30 में 6 वैश्विक वन लक्ष्य तथा 26 संबंध लक्ष्य शामिल है। इसमें जो है 6 वैश्विक वन लक्ष्य है और 26 जो है वो संबंध लक्ष्य शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों इसका लक्ष्य जो है वो विश्व भर में वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र में जो है 3% की वृद्धि करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। अगर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 की बात करें तो इसे जो है जारी किया है वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQAR द्वारा जारी किया है, जो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों इसे जो है 106 देशों के PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित जो है तैयार किया गया है। अगर हम इसके रिपोर्ट के अनुसार देखें तो वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से शीर्ष 3 देश कौन से हैं? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और भारत है। ठीक है, 3rd नंबर पर भारत है, टॉप पर बांग्लादेश है। अगर हम सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो वो नई दिल्ली है। ठीक है, और अगर हम दक्षिण एशिया के 5 सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो उसमें गाजियाबाद प्रथम पर है, बुलंदशहर दूसरे नंबर पर है और बिसरख 3rd नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटिपस अभ्यारण्य। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो है प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाया गया है, ये विश्व का पहला जो अभ्यारण्य है। ठीक है, अगर दोस्तों हम प्लेटिपस की बात करें तो प्लेटिपस क्या है? एक अंडे देने वाला जहरीला स्तनधारी जीव है। ठीक है, ये अंडा देता है जो नदियों के समीप पाया जाता है। IUCN रेड लिस्ट में इन्हें संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये अंडे देने वाला जो है जहरीला स्तनधारी है प्लेटिपस। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य जो है वो श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई को जो है अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो ये जो है देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य है। और अगर 2016 की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश ने अधिसूचना जारी कर कमलोंग वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जो भारत का 50वां जो है बाघ अभ्यारण्य था। तो अगर हम श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो इसका ये डेटा दे रखा है, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम तमिलनाडु में जो बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो वो है कक्कड़, मुंडनथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई।
ठीक है। अगर हम 2018 की बाघों की संख्या की बात करें तो वो 2967 थी, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ 526 हैं। ठीक है। और सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये 6 हैं इनकी संख्या। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 40वां भारतीय अटलांटिक वैज्ञानिक अभियान। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये 40वां भारतीय अटलांटिक वैज्ञानिक अभियान है, और ये जो है अभियान दक्षिणी सफ़ेद महाद्वीप के लिए देश के वैज्ञानिकों के 4 दशकों के प्रयास का प्रतीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इस अभियान की शुरुआत जो है मोरमुगांव बंदरगाह गोवा से शुरू हुआ था। ठीक है। और दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, ये भारती और मैत्री, ये हमारे स्टेशन है, यहाँ पर पहुँचेगा ये जो हमारा अभियान है। ठीक है। तो भारती और मैत्री क्या है, ये अटलांटिका पर जो है भारत के 2 स्थायी केंद्र हैं, स्टेशन हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचकर ये अनुसंधान करेगा, भारती और मैत्री अटलांटिका पर जो हमारे 2 स्थायी अनुसंधान स्टेशन हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लक्षद्वीप को 100% ऑर्गेनिक घोषित कर दिया गया है। तो लक्षद्वीप जो है भारत का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां 100% जैविक खेती हो रही है। ठीक है। इस तथ्य की घोषणा कृषि मंत्रालय ने 1 नवंबर 2020 को लक्षद्वीप के स्थापना दिवस के अवसर पर की है। वर्तमान में लक्षद्वीप में सभी प्रकार के कृषि कार्य बिना कृत्रिम उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से के संचालित हो रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये लक्षद्वीप जो है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो 100% जो है ऑर्गेनिक है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 2016 में जो है सिक्किम भारत का जो है पहला और विश्व का पहला ऐसा राज्य घोषित किया था जो पूर्णतः जैविक खेती करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटस ऑफ लिपर्ड इन इंडिया 2018। ठीक है। तो यहाँ पर जो है तेंदुओं की गणना से संबंधित आंकड़ा जो है जारी किया गया है। ठीक है। इससे पहले जो है ये 2014 में की गई थी। तो अगर इस आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत में जो है देश में जो तेंदुओं की संख्या है वो लगभग 62% है। जो विश्व की जो जनसंख्या है ना उसके 62% जो है वो भारत में रहते हैं। और अगर हम भारत में तेंदुओं की संख्या की बात करें तो 12,852 है। और नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं इसमें तो इससे पहले जो है 2014 में इनकी संख्या जो थी वो 7,910 थी। और अगर हम इनकी संख्या की बात करें राज्यों के आधार पर तो मध्य प्रदेश में जो है 3,421 है, कर्नाटक में जो है 1,783 है। तो मध्य प्रदेश जो इसमें टॉप पर है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो है तेंदुओं की संख्या 316 है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गिद्ध संरक्षण कार्य योजना। ठीक है। 2020 और 25 ये जो है गिद्ध संरक्षण कार्य योजना निर्धारित की गई है 2020 से 25 के लिए। ठीक है। ध्यातव्य है कि 5 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। अप्रैल 2006 से गिद्धों के लिए एक संरक्षण परियोजना चला रहा है भारत, किंतु अब इस परियोजना को जो है 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। लाल सिर वाले गिद्ध की बात अगर हम करें तो और जो मिस्र के अगर गिद्ध की बात करें के लिए एक संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। शेष गिद्ध आबादी के संरक्षण हेतु गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम देश के उन 8 अलग अलग स्थलों पर जो है लागू किया जा रहा है जहां गिद्धों की आबादी विद्यमान है। इनमें से 2 स्थान उत्तर प्रदेश में भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जो है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हेतु 4 बचाव केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। उत्तर में पिजौर, मध्य भारत में भोपाल, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और दक्षिण भारत में हैदराबाद।
ठीक है दोस्तों, अब ये जो है पन्ना जो है विश्व जैव मंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो है 27 से 28 अक्टूबर 2020 को विश्व के 18 देशों में स्थित 25 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व जैव मंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है, तो 18 देशों के 25 नए स्थलों को जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जो है शामिल कर लिया गया है। अब इस प्रकार जो है विश्व के 129 देशों में स्थित 714 जैव मंडल अभ्यारण्य हैं। ठीक है, जिनमें से जो 21 जो हैं वो ट्रांसबाउंड्री स्थल हैं और विश्व के जैव मंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 129 देशों में जो है 714 जैव मंडल आरक्षित अभ्यारण्यों को जो है विश्व जैव मंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, एंडोरा, केप वर्दे, कोमोरोस, लग्जमबर्ग तथा त्रिनादन एवं टोबैगो ऐसे देश हैं जिनके किसी स्थल को पहली बार विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो इनका जो है पहली बार जो जैवमंडल अभ्यारण्य है उन्हें शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का पन्ना जैवमंडल अभ्यारण्य को जो है इन 25 नए स्थलों में शामिल किया गया है जिन्हें विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत का यह 12वां स्थल है। ठीक है, अगर पन्ने की बात करें तो भारत का ये जो है 12वां स्थल है जिसे यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और पन्ना अभ्यारण्य की बात करें तो मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर जिले में विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित खजुराहो भी जो है पन्ना जैवमंडल अभ्यारण्य के क्षेत्र के संक्रमण क्षेत्र में स्थित है। अगर हम भारत सरकार द्वारा नामित जैवमंडल की बात करें तो वो 18 हैं, जिनमें से जो 12 जो हैं वो यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, से 6 अभ्यारण्य घरेलू जैवमंडल अभ्यारण्य, तो दोस्तों ये जो है से जो अभ्यारण्य घरेलू जैवमंडल अभ्यारण्य है और ये जो है भारत के जैवमंडल अभ्यारण्य दे रखे हैं। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हम देख लेते हैं। अचान कमार की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। अगस्तमलाई की बात करें तमिलनाडु केरल में है। दिवांग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू सैखोवा की बात करें तो ये असम में है। ग्रेट निकोबार की बात करें तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो तमिलनाडु में। कंचनजंगा की बात करें तो सिक्किम में है। मानस की बात करें तो असम में है। नंदा देवी की बात करें तो उत्तराखंड में है। नीलगिरी की बात करें तो तमिलनाडु में। नोरेक की बात करें मेघालय में है। पंचमढ़ी की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। और सिपलीपाल की बात करें तो ये उड़ीसा में है। सुंदरवन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में। कच्छ की बात करें तो ये गुजरात में है। शीत रेगिस्तान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। और शेषाचलम पहाड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में। और पन्ना जो है ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो भारत के जो 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनमें से 12 जो है वो विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में जो है शामिल कर लिए गए हैं। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिशिंग कैट चिल्का झील की एम्बेसडर। ठीक है, तो ध्यान रखना चिल्का झील की एम्बेसडर क्या है, फिशिंग कैट है। तो चिल्का झील के बारे में बात करें तो ये एशिया की सबसे बड़ी खारी पानी की लैगून और भारत के सबसे पुराने रामसर स्थल चिल्का झील की राजदूत होगी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। यह प्रयास फिशिंग कैट के संरक्षण के लिए जो है लाभकारी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यह फिशिंग कैट भारत में एकमात्र जंगली बिल्ली की प्रजाति है। यह चिल्का झील के आसपास पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, स्थायी जैविक प्रदूषकों पर प्रतिबंध। ठीक है,
तो दोस्तों स्टॉकहोम अभिसमय के तहत जो है सूचीबद्ध 7 रसायनों को प्रतिबंधित करने की अभिपुष्टि जो है भारत ने कर दी है। ठीक है, और ये 7 रसायन जो हैं वो ये हैं: क्लोरोडिकोन, हेक्साब्रोमाइफेनिल, हेक्साब्रोमोडाइफेनिल, टेट्रा ब्रोमोडाइफेनिल, पेटाक्लोरोबेंजीन, हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडिनकेन और हेक्साक्लोरोब्यूटाडिएन। ठीक है, चिरस्थायी जैविक प्रदूषक कार्बन आधारित रासायनिक पदार्थ हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं। चिरस्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को लंबे समय तक वायुमंडल में रहने वाले रासायनिक प्रदूषक पदार्थों के हानिकारक प्रभावों से बचाने हेतु एक वैश्विक संधि है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। 6 अक्टूबर 2020 को आयोजित ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल जूरी की बैठक में 2020 और 21 सत्र हेतु दक्षिणी गोलार्ध के 157 स्थलों को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। 157 स्थलों को। इन स्थलों में कैरेबियन, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, हिंद महासागर क्षेत्र के 9 देशों के 126 समुद्र तट, 16 बंदरगाह और 15 पर्यटन नौकाएं शामिल हैं। ठीक है, जो 157 स्थल है इसमें जो है 126 समुद्र तट हैं, 16 बंदरगाह हैं और 15 पर्यटन नौकाएं हैं। ठीक है, अब तक विश्व के 49 देशों के 4820 स्थलों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। यह पहला अवसर है जब भारत के एवं चिली के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। तो ध्यान रखना है, ब्लू फ्लैग जो प्रमाण पत्र दिया गया है वो भारत के समुद्री तटों के लिए दिया गया है। ठीक है, इससे पहले भी अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2020 में यूनेप, UNWTO, यूनेस्को और FEE जैसे संगठनों के प्रतिनिधियों से लैस अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग जूरी द्वारा भारत के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। ठीक है, 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित भारत के जिन 8 समुद्र तटों को यह उपलब्धि प्राप्त हुई है वे हैं शिवराजपुर द्वारका, घोघला द्वीप, कासरकोड कर्नाटक, पद्दुविंद्री कर्नाटक, कप्पड़ केरल, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डनपुरी उड़ीसा और राधानगर अंडमान एवं निकोबार द्वीपों। भारत को यह उपलब्धि पहले प्रयास में ही मिली है। ज्ञातव्य है कि अभी तक किसी भी देश के 18 समुद्र तटों को एक साथ ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों भारत को ये ब्लू फ्लैग जो समुद्र तट शून्य अपशिष्ट तथा शून्य प्रदूषण की अवधारणा के आधार पर विकसित किए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार भारत में जो है अब ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की संख्या जो है 10 हो गई है। ठीक है, तो भारत में जो है ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की संख्या कितनी है, वो 10 है। 2 नए जो हैं वे हैं कोवलम तमिलनाडु और एडेन पुडुचेरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ज्ञातव्य है कि ब्लू फ्लैग समुद्र तटों, बंदरगाहों तथा नौका पर्यटन संचालकों को प्रदान किए जाने वाले विश्व के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त इको लेवल्स में से एक है। ज्ञातव्य है कि ब्लू फ्लैग समुद्र तट विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्र तट समझे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो थी ये पर्यावरण से संबंधित वैज्ञानिक परिदृश्य के तहत हमारी वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।